जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के साथ वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं यूनिट 7 विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य वाली जो यूनिट होती है हमारे MPPSC प्री में, जिसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये न्यू यूनिट है, जिसमें जो टॉपिक है वो है प्रदूषण। प्रदूषण की अगर बात हम करें तो प्रदूषण जो होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूशन, ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसको कहा जाता है पॉल्यूशनम। अब प्रदूषण जो होता है वो भूमि, वायु, जल, इन तीनों में ही होता है। और अगर देखा जाए तो भूमि, वायु, जल में इनके भौतिक, रासायनिक और जो जैविक अभिलक्षण होते हैं, उनमें जो होने वाला जो एक अनापेक्षित परिवर्तन होता है, यानी कि जो अपेक्षित नहीं होता, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, अनापेक्षित परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, प्रदूषण कहलाता है। और वे पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाते हैं क्या कहलाते हैं, जो प्रदूषण को फैलाते हुए कहलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। फिर एक आता है शब्द एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक की अगर बात हम करें तो ये होता है कि जो प्रकृति पर जो मानवीय प्रभाव जो होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक अगर पर्यावरण की अगर बात हम करें तो जितने भी मानवीय गतिविधियाँ होती हैं उनसे जो परिवर्तित जो पर्यावरण होता है वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। और एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण जो वो होता है जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण जो वो होगा जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होगा वो एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये है प्रदूषण। प्रदूषण जो होता है एक लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है पॉल्यूशन की, उसे कहते हैं पॉल्यूशनम कहा जाता है उसको, है ना। ये लैटिन भाषा के शब्द से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और भूमि, वायु एवं जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक जितने भी अभिलक्षण होते हैं उनमें जो एक अनापेक्षित परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। और जो प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो प्रकृति पर मानवीय प्रभाव होते हैं और इनकी जो मानवीय गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण होता है वो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। और स्वाभाविक अगर मानवीय गतिविधियों से अगर वो परिवर्तित होगा तो प्रदूषण जो होगा वो एंथ्रोपोजेनिक जो है प्रदूषण कहलाएगा, जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रदूषकों के प्रकार। तो प्रदूषक के अगर प्रकार की अगर बात हम करें जिसमें उत्पत्ति स्रोत होते हैं, स्वरूप होते हैं, फिर अगर देखें इनको तो जो है निस्तारण के आधार पर भी इनके प्रकार होते हैं और फिर कुछ अवस्था के आधार पर भी इनके प्रकार होते हैं। जिसमें अगर हम देखा जाए तो हम इनको देख रहे हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। जिसमें अगर देखा जाएगा तो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं और एक होते हैं मानवजनित प्रदूषक। तो प्राकृतिक प्रदूषक की अगर बात हम करें जिसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, वनों की अग्नि, समुद्रीकरण आदि जो आते हैं वो प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। फिर जो आते हैं वो आते हैं मानवजनित प्रदूषक, जिसमें विभिन्न गैसें होती हैं, धूम, कणिकीय पदार्थ, ये सारी चीज़ें मानवजनित प्रदूषक में आती हैं। फिर आते हैं स्वरूप के आधार पर। स्वरूप में जो आता है एक आता है प्राथमिक, एक आता है द्वितीयक जो है प्रदूषक। प्राथमिक में जो आते हैं DDT, फिर CO2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, SO2 हो गया, NH3 और NO2। ये जो आती हैं ये प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं, DDT, CO2, CO प्लास्टिक, SO2, NH3 और NO2। और जो वॉलेटाइल जो कंपाउंड भी आते हैं इसमें कुछ। फिर आते हैं द्वितीय प्रदूषक जिसमें O3 यानी कि ओजोन, SO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2O2 हो गया। और ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये क्या में आती हैं, द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। फिर जो अब जो देखेंगे वो देखेंगे इनमें निस्तारण एवं इनके जो है अवस्था के आधार पर कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। अब जो हम देख रहे हैं अवस्था के आधार पर कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो ठोस, कणिकीय होते हैं और कुछ तरल होते हैं और एक होते हैं गैसीय, यानी कि 3 इनके स्वरूप होते हैं अवस्था के आधार पर। ठोस अगर बात हम करें, कणिकीय प्रदूषक जिसमें आते हैं एरोसोल हो गए, धूल के कण हो गए, औद्योगिक जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो औद्योगिक जो है क्षेत्रों से जो निकलने वाले जो होते हैं, जैसे कि शीशा, पारा, एस्बेस्टस जो होते हैं, ये औद्योगिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं तरल प्रदूषक जिसमें यूरिया, अमोनिया, आयल्स, सिल्क्स हो गया। फिर नाइट्रेट युक्त जल जो आते हैं वो काय में आते हैं, वो तरल प्रदूषक में आते हैं। फिर आते हैं कुछ गैसीय प्रदूषक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 हो गया, फिर CFC हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं काय में आती हैं, ये आती हैं गैसीय
प्रदूषक में आती हैं। तो अवस्था के आधार पर जो होते हैं इनके 3 स्वरूप होते हैं, ठोस और तरल एवं गैस स्वरूप इनका होता है। अब जो हम देख रहे हैं वो डिग्रेडेशन यानी कि निस्तारण के आधार पर इनके प्रकार। तो निस्तारण के आधार पर इनके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव अपघटनीय होते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय कि जैव अनअपघटनीय। ये जो दोनों ही वर्गीकरण जो है ये ओडम के द्वारा 1971 में जो है इनको वर्गीकृत किया गया था। फिर अगर देखा जाए तो जैव निम्नीकरणीय में आती है यानी कि जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका क्या होता है, अपघटन इनका संभव होता है, और अपघटन के स्वरूप या उनके पश्चात जो है इनका विषाक्त प्रभाव होता है वो इनका समाप्त हो जाता है, जिसमें वाहित मल, जैव जो है जितने भी जैवीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और एक रबर भी जो होते हैं जैव एक निम्नीकरणीय पदार्थ में या उसमें ये आता है ना। फिर देखा जाए तो जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि जिनका अपघटन संभव नहीं होता है और ये काफ़ी हानिकारक इनके प्रभाव होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, 2,4-D हो गया, जैसे फिनॉइल हो गया आदि जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय जो है यानी अनअपघटनीय जो है पदार्थों में ये आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं प्रदूषकों के विभिन्न प्रकार जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जो यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण आता है वो, और जो मुख्य जो प्रदूषण होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में जिनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं बहुत बार, है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, प्रदूषण की श्रृंखला में अगर हम देखें तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मृदा प्रदूषण को। मृदा प्रदूषण की अगर बात हम करें तो मृदा के जो है प्रदूषण में मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता में जो है उसकी शक्ति में जो है जो प्रभावित करने वाले जो पदार्थों का भूमि में मिलना यानी कि मृदा में मिलना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। तो कैसे देखो, तो मृदा की गुणवत्ता एवं उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है मृदा की, उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वे अगर भूमि में या मिट्टी में जब मिलेंगे तो जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है क्या हो जाएगी, ये क्षीण हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि मृदा प्रदूषण वहाँ पर जो है वहाँ की जो है मृदा प्रदूषण होता है। फिर अगर देखा जाए तो मृदा प्रदूषण में जो है जो प्रदूषक होते हैं, कौन कौन से जो कंटेंट होते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं, उनमें आता है एक तो जल, यानी कि जल भी कहीं ना कहीं मृदा को प्रदूषित करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जल में जो है यूँ कहें कि कुछ ऐसे कंटेंट का मिल जाना जिसकी वजह से जो है जो जलीय पारितंत्र में जो स्थित जो है जल की अगर गुणवत्ता में अगर ह्रास होगा तो कहीं ना कहीं मृदा भी उससे प्रदूषित होगी। फिर आते हैं प्लास्टिक, फिर आते हैं कपड़े, और जो आते हैं ग्लास, धातु, सीवेज यानी कि जो गंदा पानी निकलता है वो, और औद्योगिक जो मलबा होता है वो, ये सब मृदा के क्या होते हैं कि इसको प्रदूषित करने वाले प्रदूषक होते हैं। अब ये मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं उसमें देखा जाए तो रसायनों का प्रयोग करना, औद्योगिक व नगरीय जो प्रदूषित अपशिष्ट होते हैं उनका, और एक आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं कि ये मृदा प्रदूषण के विभिन्न जो है कारण होते हैं। उनको 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं तो मृदा प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो अगर मृदा प्रदूषण में अगर आप देखें तो जो हम विभिन्न रसायनों को जो हम प्रयोग करते हैं उनसे क्या होता है कि जो मृदा के जो रासायनिक और जो भौतिक गुण होते हैं उनमें क्या होता है एक आमूलचूल एक उनमें परिवर्तन आता है, जिससे उनमें परिवर्तन होने से जितने भी मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट होंगे। फिर अगर ये जितने भी रसायन होंगे ये हमारी आहार श्रृंखला में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी कि जितने भी हमारी फसल वगैरह जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है कि इन रसायनों का प्रयोग से कहीं ना कहीं ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक फिर ये हो जाते हैं। फिर देखा जाए मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन होता है बाढ़ से भी होता है, कहीं ना कहीं वृक्षों यूँ कहीं वृक्ष कटाई से भी मृदा का अपरदन होता है। फिर कहते हैं यानी कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ जो परत होती है उसकी कमी से क्या होता है कि कृषि भूमि में जो है कमी आएगी। कृषि भूमि में अगर कमी आती है तो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता वाली जो मिट्टी है उसकी कमी आती है। फिर देखा जाए जितने भी नगरीय अपशिष्ट होते हैं, जैसे घरेलू व्यावसायिक जो अपशिष्ट होते हैं, कूड़ा करकट, धातु, कांच, प्लास्टिक और खाद्य पदार्थ, ये सारे काम में नगरीय अपशिष्ट में आते हैं। फिर देखा जाए तो एक भूमिगत अपशिष्ट में आते हैं। कृषि रसायनों के द्वारा मृदा की निचली परत प्रदूषित इनसे होती है, इनसे नगरीय भूमिगत अपशिष्ट जो होते हैं। फिर आती है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा की यानी कि अम्ल की जो अगर अधिकता होगी तो उससे मृदा का जो पीएच मान वो काफ़ी कम होगा। अगर मृदा का पीएच मान अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी हानिकारक होता है। तो यह है
जो है मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि विभिन्न रसायनों का प्रयोग, मृदा अपरदन, नगरीय अपशिष्ट, भूमिगत अपशिष्ट और अम्ल वर्षा। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मृदा प्रदूषण के कारण में जो कंटिन्यू आगे हैं वो है औद्योगिक अपशिष्ट और लवणीय जल। औद्योगिक अपशिष्ट में अगर देखा जाए तो विभिन्न कारखानों से जो निकलने वाली जितनी भी क्लोरीन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, इससे ये जल में ये क्या करती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जल में मिलती हैं और जल में अगर मिलकर ये भूमि को क्या करती है, प्रदूषित करती है। और उससे क्या होता है कि जो मृदा का जो एक रासायनिक संगठन होता है वो प्रभावित होता है या वो परिवर्तित होता है। हमने देखा जितने भी जो तांबा जो गलन वाले जितने भी उद्योग होते हैं जहाँ पर तांबा जहाँ पर उनको गलाया जाता है उनके आसपास जो है पूरा वो जो क्षेत्र होता है वो वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी हरे जो पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं जो है यूँ कहेंगे वहाँ पर उग नहीं पाते हैं। फिर देखा जाए लवणीय जल। अब लवणीय जल के कारण जो है मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ये जम जाता है, जिससे अम्लता का कहीं ना कहीं अत्यधिक जो है सांद्रण जो मृदा के ऊपर अम्लता अगर ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो फसलों को क्या करेगा, वो बुरी तरीके से काफ़ी प्रभावित करता है। अब जो हम देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य में मृदा प्रदूषण का क्या संबंध होता है। तो अगर देखा जाए तो मानव स्वास्थ्य में मृदा प्रदूषण में कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध ये होता है कि जितने भी विभिन्न कीटनाशक होते हैं जिनका हम प्रयोग जो है हमारी जो है मृदा में करते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो फसलों के ऊपर हम करते हैं, तो उनका जो संचय होता है वो कहीं ना कहीं जो है मृदा को प्रभावित करता है या आहार श्रृंखला में उनका जो है एक यूँ कहें कि प्रवेश होने से जो भी वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिससे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरन हो गया, मेथिल पैराथियन हो गया, फोरेट जो ट्राई एचोफॉस हो गया, इनका प्रयोग अगर हम कीटनाशक के रूप में जब हम कृषि में अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि ये जितने भी जो कीटनाशक होते हैं ये खाद्य पदार्थों में क्या इनका संचय होता है, जिससे क्या होगा कि आहार श्रृंखला में प्रवेश करेंगे और आहार श्रृंखला में अगर कहीं ना कहीं अगर हम इनका खाद्य पदार्थ के रूप में इन जो है इन्हें कहीं ना कहीं फसलों के ऊपर इनका छिड़काव होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और ये मानव स्वास्थ्य को पूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं और हानिकारक रूप से जो है ये काफ़ी जो है मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब एक कमेटी आती है जो हमारे भारत सरकार के जो कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा 9 अगस्त 2018 को अनुपम जो है 9 अगस्त 2018 को एक कमेटी आई थी। 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा कमेटी जो आई थी, जो भारत सरकार के यूँ कहें कि इनकी सिफारिश के आधार पर जो भारत सरकार के कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 18 जो कीटनाशक होते हैं उनको पूरी तरीके से जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनका जो प्रयोग है वो पूरा ही प्रतिबंधित है। कितने कीटनाशकों का, 18 कीटनाशकों का प्रयोग जो है प्रतिबंधित है। वो कौन सी कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो अनुपम वर्मा कमेटी की सिफारिश के आधार पर 9 अगस्त 2018 को किसान एवं जो है कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब हम देख रहे हैं मृदा प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं जो हमारे प्री के ओरिएंटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि वनों में कमी से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, सूक्ष्म जीवों की जो है मृत्यु से यूँ कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, मृदा अपरदन से जो है बाढ़ एवं सूखे की स्थिति निर्मित होती है। फिर जो विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से क्या होगा कि उर्वरता में ह्रास होगा, जिससे फसल गुणवत्ता में क्या आएगी, खराबी आएगी और राजस्व की हानि भी इससे होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो अत्यधिक जो लवणता वाली जो मृदा होती है उसमें क्या होता है, कुछ मृदा सुधारक तत्व या रसायनों को प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक तो आता है जिप्सम एवं पायरेट्स जो होते हैं। ये मृदा सुधारक जो हैं क्या होते हैं, रसायन होते हैं। कौन से, जिप्सम एवं पायरेट्स जो होते हैं ये मृदा सुधारक जो है तत्व होते हैं या यूँ कहें कि रसायन होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मृदा प्रदूषण का पूरा ही हमने जो है प्री के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होते हैं उन्हें सारे इसमें कवर कर लिए हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। ओनली सिर्फ प्री के लिए हम इसको देख रहे हैं। बेसिकली पूरा अकॉर्डिंग एक पूरा अलग से चलेगा, जिसकी फॉर्मेटिंग पूरी अलग रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हमारा जो प्रदूषण वाला जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की अगर बात हम करें तो जितने भी जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, जो प्लूटोनियम हो गया, इनके विकिरण के कारण जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। तो रेडियो सक्रिय जो है पदार्थ हैं, जैसे कि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम के कारण जो विकिरण
से जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। अभी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है इसको मापने की जो इकाई होती है फ्रेंड्स, वो होती है रोंटजन होती है, और यानी कि जिसको रैम भी कहा जाता है। 20 मिली तक का जितना भी जो रैम होता है, यानी कि जो विकिरण जो होता है, जिससे क्या होता है कि ये घातक नहीं होता है रेडियोधर्मी। इसके जो सोर्स होते हैं, जैसे विघटित होते रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्पन्न होने वाले जो विकिरण होते हैं, ये इसका क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। और ये विकिरण जो होता है जीवों के ऊतकों अंगों को क्या करता है कि प्रभावित करता है, साथ ही साथ जीवों के जो आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो ये है रेडियोधर्मी प्रदूषण। गाइस, अब जो हम देख रहे हैं वो रेडियोधर्मी प्रदूषण में कुछ घटनाएं हुई थी जिनको इतिहास में काफ़ी याद किया जाता है, जिनको याद रखा जाता है। जैसे में अगर देखा जाए तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में के एक चेरनोबिल जो है परमाणु केंद्र पर एक नाभिकीय दुर्घटना यहाँ पर हुई थी। फिर 6 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराए गए थे। आज भी जो है वहाँ पर कहीं न कहीं इनके प्रभाव देखे जा सकते हैं। 70 से 80 साल के बाद भी अगर हम देखें तो वहाँ पर आज भी ये कंडीशन है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं आज भी वो कहीं ना कहीं विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, कहीं उनमें ऐसे बीमारियां होती हैं जिनका जो लाइलाज होती हैं। यानी कि इसका जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण का या परमाणु बम का ऐसा प्रभाव होता है कि कहीं ना कहीं 1000 साल तक जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है या देखा जाता है। और ये जो परमाणु बम होते हैं, जो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होते हैं, ये मृदा जल एवं वायु तीनों को ही प्रभावित करते हैं और इस स्वयं में प्रदूषण एवं प्रदूषण कारक दोनों ही होते हैं। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए यानी कि अमेरिका के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर जब भी कोई अमेरिका पर अगर परमाणु बम का प्रयोग अगर कोई करता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो पोटेशियम आयोडाइड का सेवन करें। क्या पोटेशियम आयोडाइड जो थायराइड की क्या करता है, ये रक्षा करता है। सो फ्रेंड्स, ये है जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। और कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है एक ऊष्मीय जो है प्रदूषण का कारक भी होता है। और ये मृदा में विद्यमान जितने भी जो यूँ कहें कि जो कंटेंट होते हैं उनको क्या करता है कि प्रभावित, उनको असंतुलित जो है उनको असंतुलित नहीं करता है। इसका ये भी गुण होता है कहीं देखा जाए तो। रेडियोधर्मी प्रदूषण है फ्रेंड्स। तो ये हैं सारी चीज़ें। इसमें जो है ये 6 अगस्त 9 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है पोटेशियम आयोडाइड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जय हिंद, जय भारत साथियों। अब जो हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो प्रदूषण जो है हमारा जो टॉपिक है जो यूनिट 7 जो है MPPSC प्री में, जिसमें विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, जिसमें हमने प्रदूषण से संबंधित जो है बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी डिस्कस की हैं। अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रदूषण के प्रकार में हम ले रहे हैं सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो हमारे MPPSC जो है उसका काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है प्री के लिए, जिसमें इसमें जो है 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से इस टॉपिक से हर बार यहाँ से बना है। इसलिए हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ध्वनि प्रदूषण को ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखा जाए जो ध्वनि प्रदूषण जो होता है जो अवांछित शोर के कारण जो है मानव वर्ग में उत्पन्न जो अशांति व जो बेचैनी की दशाएं जो होती हैं, यानी किसी अवांछित शोर के कारण। अभी अवांछित शोर यानी क्या होता है, जो उच्च तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है उसी को जो है अवांछित शोर कहा जाता है। और इसका जो मापन किया जाता है ध्वनि का उच्च तीव्रता वाली का, उसका डेसिबल होता है। जो मापक की जो इकाई होती है इसकी वो होती है डेसिबल इकाई में इसको मापा जाता है, जो कि 0 से प्रारंभ होता है। फिर अगर देखा जाए जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO ने जो है एक मानक निर्धारित किया है कि जो ध्वनि की जो तीव्रता या उच्चता का जो स्तर होना चाहिए दिन के समय कितना होना चाहिए। तो दिन के समय जो उन्होंने कहा है कि 45 डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का स्तर यहाँ पर होना चाहिए। फिर रात्रि के लिए जो है वही 35 डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का यहाँ पे स्तर होना चाहिए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार होता है। फिर अगर देखा जाए जो औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 75 डेसिबल जो है वहाँ पर यूँ कहें कि ध्वनि की तीव्रता का स्तर वहाँ पर होना चाहिए। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित वहाँ पर किया गया है। अब अगर हम देखें तो जो 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है, अगर 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर हुई तो
उससे क्या होगा, जो हमारी जो श्रवण शक्ति होगी, जो उसमें क्या होगा, ह्रास उत्पन्न उससे होता है। तो यानी कि जो हमारी श्रवण शक्ति होती है उससे जो सुनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कब? जब 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो। सो फ्रेंड्स, यह है ध्वनि प्रदूषण की जो बेसिक जानकारी कि ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो अवांछित शोर के कारण जो मानव वर्ग में यूँ कहें कि उत्पन्न अशांति बेचैन की जो दशा होती है वह क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण होती है। और अवांछित शोर यानी कि जो उच्च तीव्रता की ध्वनि ही अवांछित शोर कहलाती है। और ध्वनि की तीव्रता का जो मापन होता है वो डेसिबल में किया जाता है, जो 0 से प्रारंभ होता है। WHO के अनुसार ध्वनि तीव्रता के स्तर दिन के समय 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल होना चाहिए। 90 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि अगर होगी या तीव्रता अगर होगी ध्वनि की, तो वो हमारी जो श्रवण शक्ति होगी, जो सुनने की जो क्षमता होगी, उसको क्या करेगी, ये यूँ कहेंगे बाधित करेगी, या कहीं कहीं हमें कम भी सुनाई देने लग जाता है। फिर जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 75 डेसिबल की तीव्रता का यहाँ पर क्या एक मानक निर्धारित किया गया है। अब जो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो देख रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के अगर कारक की अगर बात हम करें तो सबसे पहले होता है एक अनियोजित जो औद्योगिक जो विकास होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो विकास होता है एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पर नहीं होता है। फिर अगर देखा जाए तो जो अत्यधिक जो मोटर वाहनों का प्रयोग करना है, जो अत्यधिक जो शोर वाले जो मोटर वाहन होते हैं उनका प्रयोग भी करना, जैसे कि बुलेट बाइक जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें क्या होता है कि काफ़ी जो साइलेंसर होते हैं वो काफ़ी जो है यानी कि जो एक मापन होता है ध्वनि का, उनके हिसाब से उनका वहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है ना, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाई भी काफ़ी की जा रही है वर्तमान संदर्भ में। फिर अगर देखा जाए तो एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ग्रीन मफलर। MPPSC के द्वारा ये 2023 में भी काफ़ी पूछा गया है और UPPCS एग्ज़ाम में भी हर बार ये पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर जो होता है किससे संबंधित होता है। ये काफ़ी एक बहुत ही यूँ कहें कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है MPPSC का, जो हर बार ये पूछता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है। तो वो होता है ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध होता है। किसका? ग्रीन मफलर का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि जो हाईवेज वगैरह जो होते हैं, 4 लाइन्स वगैरह, उन पे क्या होते हैं कि जो डिवाइडर के बीच में क्या होते हैं कि जो पौधे लगाए जाते हैं, हरे हरे पौधे लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वाहन होते हैं उनके द्वारा जो हॉर्न वगैरह बजाए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो एक अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उन ध्वनि को क्या करते हैं, उन ध्वनि तरंगों को वो जो हरे पौधे होते हैं वो उनको अवशोषित करते हैं। ताकि क्या होता है कि जो वहाँ का जो यूँ कहें कि जो एरिया में जो होता है वहाँ पर जो है ध्वनि उत्पन्न अधिक ना हो या ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक ना हो, इसलिए इस शब्द को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर, और ये क्या होते हैं कि नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं। किसको? ध्वनि प्रदूषण को, ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं। फिर एक आता है सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम की अगर बात हम करें तो ध्वनि की गति से अधिक तेज चलने वाले जो जेट विमान होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न शोर होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया है कि ध्वनि की गति से भी अत्यधिक तेज चलने वाले जो होते हैं विमान या जो वाहन होते हैं उनको जेट विमान कहा जाता है। फिर अगर देखा जाए जो सोनिक बूम होता है उसका जो मापन होता है वो मैक इकाई में किया जाता है। जो मैक होती है इनकी, यानी कि जो सोनिक बूम जो है, यानी कि जो जेट विमान के द्वारा उत्पन्न शोर को मापने की जो इकाई होती है वो होती है मैक। क्या होती है? मैक होती है। सो फ्रेंड्स, ये हैं ध्वनि प्रदूषण के कारक, जिनमें से अगर देखा जाए ग्रीन मफलर काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्री के लिए। फिर सोनिक बूम भी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जेट विमान को उन्होंने पूछा है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये है इनके जो है ध्वनि प्रदूषण के कारक। अब जो हम देखेंगे वो इनके मानक जो है ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से सोर्स होते हैं और इनके कौन कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं ध्वनि के कौन कौन से जो है सोर्स होते हैं, उनमें कितने डेसिबल की जो है ध्वनि होना चाहिए। सबसे साथ जो है जो ध्वनि के जो मानक निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कितनी ध्वनि होना चाहिए।
अगर हम देखें जो पत्तियाँ जो होती हैं, जो हमारी जो वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं, उनमें उनकी जो सरसराहट में कितनी डेसिबल की ध्वनि होना चाहिए, तो वो 20 डेसिबल की उनमें ध्वनि होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस जो होती है हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी काफ़ी आईएमपी होता है फ्रेंड्स, कि जो वृक्षों की पत्तियों की जो सरसराहट जो होती है कितने डेसिबल पर उनको मापा जाता है, तो 20 डेसिबल पर। फिर अगर देखा जाए तो शांत कार्यालय में जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल होती है। सामान्य जो बातचीत होती है, सामान्य वार्तालाप जो होता है वो 60 डेसिबल पर होता है। जो ट्रक की आवाज़ होती है वो 80 से 85 डेसिबल तक होती है। फिर जो जेट इंजन जो होता है उसकी जो आवाज़ होती है वो 120 डेसिबल होती है। जो रॉकेट होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है 180 डेसिबल होती है। तो ये है ध्वनि के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो पत्तियों के सरसराहट में भी ध्वनि होती है। एक जो शांत कार्यालय होता है वहाँ पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य अगर जो बातचीत होती है वहाँ पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रक की आवाज़, जेट इंजन, रॉकेट, ये सभी क्या होते हैं कि ध्वनि के सोर्स होते हैं। उनमें कितने डेसिबल की यहाँ पर ध्वनि होना चाहिए। फिर अगर देखा जाए तो जो शांत आवासीय क्षेत्र होता है, जो शांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दिन के समय जो है 50 डेसिबल जो है ध्वनि का मानक निर्धारित किया गया है। और रात्रि के समय जो है 40 डेसिबल का जो है यहाँ पर मानक निर्धारित किया गया है। फिर अगर देखा जाए जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जो है जो नगर वगैरह होते हैं, जहाँ पर जितने भी नागरिक जो होते हैं हमारे, वो जहाँ पर वो रहते हैं, उनके लिए जो होता है वो आवासीय जो क्षेत्र होते हैं वो 55 डेसिबल जो है दिन के समय, और रात्रि में जो है 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। फिर जो वाणिज्यिक क्षेत्र होते हैं उनमें देखा जाए तो 65 डेसिबल का जो है दिन में, और रात्रि में जो है 55 डेसिबल जो मानक ध्वनि का निर्धारित किया गया है। फिर जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर दिन के समय 75 डेसिबल और रात्रि के समय जो है 70 डेसिबल जो है ध्वनि का मानक निर्धारित किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ध्वनि प्रदूषण। जो यूँ कहें कि हम जो हमारी एमपीपीएससी प्री के लिए जितने फैक्ट होते हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। और इस टॉपिक से जो है 2 नंबर के हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, एक ग्रीन मफलर जो हमेशा आप याद रखना, जो हरे पौधों से संबंधित होता है, ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, ये है ध्वनि प्रदूषण।